देश में सर्दी का मौसम है, लेकिन भारतीय राजनीति का पारा अपने चरम पर है। एक तरफ पश्चिम बंगाल की वो उर्वर राजनीतिक भूमि है जहां पर विधानसभा चुनाव के महासंग्राम की रणभेरी कुछ ही दिनों में बजने वाली है। एक ऐसा चुनाव जिसे जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी संगठनात्मक शक्ति और वैचारिक धार को झोंक दिया है। लेकिन इसी सियासी गहमागहमी के बीच में देश का ध्यान खींच रहा है अरब सागर के तट पर स्थित वो पावन स्थल जो भारतीय अस्मिता के पुनर्जागरण का सबसे बड़ा जीवंत प्रतीक है, और वो है सोमनाथ मंदिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आह्वान किया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया जिसमें उनकी तरफ से लिखा गया है, जय सोमनाथ। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आज से शुभारंभ हो रहा है। 1000 वर्ष पूर्व जनवरी 1026 में सोमनाथ मंदिर ने अपने इतिहास का पहला आक्रमण झेला। साल 1026 का आक्रमण और उसके बाद हुए अनेक हमले भी हमारी शाश्वत आस्था को डिगा नहीं पाए, बल्कि इनसे भारत की सांस्कृतिक एकता की भावना और सशक्त हुई और सोमनाथ का बार बार पुनरुद्धार होता रहा। मैं सोमनाथ की अपनी पिछली यात्राओं की कुछ तस्वीरें साझा कर रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, यदि आप भी सोमनाथ गए हैं तो अपनी तस्वीरें आप #सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के साथ जरूर शेयर करें। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से एक्स पर यह पोस्ट हुआ। अब इस पोस्ट के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी 4 तस्वीरें भी पोस्ट की। 11 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी सोमनाथ की चौखट पर नतमस्तक होकर पूजा अर्चना करने वाले हैं। वो केवल एक धार्मिक उत्सव मात्र नहीं है, बल्कि राजनीति के कैनवास पर खींची गई एक बहुत लंबी लकीर प्रतीत होती है। और इतिहास गवाह है कि सोमनाथ वो केंद्र है जिसने सदियों के विनाश के कालखंड को धत्ता बताकर अपने स्वाभिमान को दोबारा स्थापित किया। और सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर इसका संदेश गुजरात से 1000 किलोमीटर दूर बंगाल की जनता को वो देंगे, जहां अस्मिता और पहचान की लड़ाई चुनाव का एक केंद्र बिंदु बन गई है। ये महज सहयोग नहीं है कि बंगाल में सत्ता के शिखर तक पहुंचने की बीजेपी की कोशिशों के बीच में मोदी सनातन स्वाभिमान की बात कर रहे हैं। दरअसल ये पश्चिम के सोमनाथ से लेकर के पूर्व के गंगा सागर तक एक अभेद्य सांस्कृतिक सेतु बनने की एक रणनीति है। बंगाल जो अपनी महान काली पूजा और दुर्गा पूजा की विरासत पर गर्व करता है, वहां प्रधानमंत्री मोदी सोमनाथ की उस अपराजित भावना को पेश कर रहे हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति और वैचारिक संघर्ष के दौर में सनातनियों के लिए एक नया कॉन्फिडेंस बूस्टर साबित हो सकती है। पीएम मोदी गुजरात से संदेश देंगे तो आज से जेपी नड्डा का बंगाल का दौरा है। देखें तो बंगाल को साधने के लिए बीजेपी पूरी ताकत और जोर आजमाइश इस समय करती हुई नजर आ रही है। तो सोमनाथ से ये जो संदेश है वो बंगाल तक जाने वाला है। जाहिर है आने वाले दिनों में जब चुनाव होंगे तो इसका असर मालूम पड़ सकता है, ऐसा बीजेपी को लगता है। अक्षय राय मेरे सहयोगी इस समय हमारे साथ कनेक्टेड हैं। पूरी खबर का विश्लेषण हम साथ में करेंगे। अक्षय, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये किस तरीके से बंगाल को हिट करेगी और सनातन एक तरीके की इस सहानुभूति लेकर के इसको आगे बढ़ाने की बात और जो कवायद है वो बीजेपी के द्वारा की जा रही है। जाहिर है इसे बीजेपी के का बंगाल प्लान के तौर पर देखा जा रहा है। क्या कोशिशें हैं और इसका रिजल्ट क्या आ सकता है अक्षय? और देखिए, जैसा सबसे बड़ी बात ये रही है कि हाल के दिनों में आपने देखा होगा, खास करके 2019 के बाद और 24 के बाद तो हालात बदले हैं। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वाभिमान की बात की है, हिंदू स्वाभिमान की बात की है, या फिर सनातन संस्कृति को उभारने की बात की है। एक तरफ से जिस तरह से कॉरिडोर बनाने की परंपरा शुरू हुई है, खास करके काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया, उसके बाद राजनीति ने अलग झाड़ देना शुरू किया। उसके बाद अगर देखा जाए तो उज्जैन में जिस तरह से कॉरिडोर का डेवलपमेंट हुआ, कामाख्या कॉरिडोर का डेवलपमेंट किया जा रहा है। इसके अलावा जिस तरह से अयोध्या में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के रूप में राम मंदिर की जिस तरह से स्थापना वहां पर की गई, 500 साल का जिस तरह से कालखंड बीता, और उसके बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुत्व की एक नई धार को दिया है। अब नए एजेंडे में कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो
निश्चित रूप से सोमनाथ मंदिर का भी इतिहास खंगालने की कोशिश लगातार शुरू हो गई है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले एक तरफ से ज्योतिर्लिंग सोमनाथ पर लेख लिखा, उसके बाद कहीं ना कहीं इस पर एक चर्चा एक बार फिर से शुरू हो गई है। और क्योंकि पर्व शुरू हो चुका है, तो ये माना जा रहा है कि कहीं न कहीं हिंदुत्व की नई धार देने की कोशिश शुरू हो गई है। पश्चिम बंगाल चुनाव निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए भी है, और इस बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए भी, टीएमसी के लिए भी काली पूजा आपने देखा होगा किस तरह से धूमधाम वहां पर मनाया जाता है। और इसके अलावा काली पूजा के बाद अगर देखा जाए तो दुर्गा पूजा का जिस तरह से वहां पर छटा देखने को मिलती है, कहीं ना कहीं ये कोशिश बीजेपी की रही है कि एक बार फिर से हिंदुत्व को नई धार देकर के वहां पर अपनी सत्ता पर काबिज हुआ जा सके। लेकिन वहां का दिलचस्प सबसे बड़ी चीज है कि जाति समीकरण के साथ साथ जो ममता बनर्जी का वोट बैंक है, उस पर सभी की निगाहें रहती हैं। और दिलचस्प यही रहेगा कि जबकि अब सोमनाथ जब जो पर्व है वो शुरू हो चुका है, 1036 साल पहले जिस तरह से आक्रमण हुआ, उसके बाद अब प्रधानमंत्री ने इसको सोमनाथ पर्व का नाम दिया है। निश्चित रूप से कहा सकता है कि जो आक्रमणकारी गजनी था, वो लगभग 1036 साल पहले सोमनाथ मंदिर को उन्होंने ध्वस्त किया था। और प्रधानमंत्री ने उसमें लिखा कि जब सोमनाथ हम नाम सुनते हैं तो इसका नाम सुनते ही हमारे में हृदय में गर्व का अनुभूति होती है, आस्था की भावनाएं भर जाती है। और निश्चित से कह सकते हैं कि भारत के जो पश्चिमी तट पर, जो गुजरात में प्रभास पाटन नाम की जगह पर स्थित सोमनाथ का निश्चित से कह सकते हैं एक ज्योतिर्लिंग बहुत महत्वपूर्ण है। और ये माना जा सकता है कि 12 ज्योतिर्लिंग जो भारत में उल्लेखित है उसमें से एक है। ये निश्चित से कह सकते हैं कि आने वाले समय में हिंदुत्व की नई जागरण, सांस्कृतिक पुनर्जागरण के उद्देश्य तो निश्चित से फलीभूत होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस पर जरूर अपनी बातें रखी है, लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव से भी इसको जोड़ करके अब देखा जाने लगा है, क्योंकि इसी साल पश्चिम बंगाल का चुनाव है और बीजेपी हर हालत में चाहती है हिंदुत्व के घोड़े पर सवार होकर के जो अश्वमेध यज्ञ एक तरफ से नाथा जाए और बंगाल का जो फतह है वो किया जाए। शिखा, सबसे बड़ी बात ये रही है कि क्या बीजेपी इसमें कामयाब हो पाएगी। हालांकि इसमें अभी थोड़ा सा वक्त है, जरूर साधने में कामयाबी मिल सकती है, लेकिन ममता बनर्जी के जो चाहने वाले हैं या जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट है वो साफ तौर पर कहते हैं कि इतना आसान बीजेपी के लिए वो रणभूमि नहीं होने जा रही है। इतना दिलचस्प होगा कि समीकरण जो साधने की कोशिश है उसमें कितनी कामयाबी मिलती है बीजेपी को। बिल्कुल, देखिए एक तरफ तो बीजेपी अपने तरीके से काम कर रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस समय अक्षय ममता बनर्जी भी पूरी तरीके से बंगाल में एक्टिव नजर आती हैं। लेकिन सोमनाथ जैसे मुद्दों को उठाना और सोमनाथ में कैसे हमला किया गया, कैसे बार बार डिस्ट्रक्शंस हुआ है सोमनाथ का, इसका जिक्र जब होता है तो भारत के अंदर ओवरऑल अगर देखें तो सनातन के पैटर्न को एक बार फिर से जागृत करने की जो छवि है, जो कोशिश है, वो नजर आती है। तो क्या ऐसा लगता है कि बंगाल चुनाव में इससे बहुत ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा? क्योंकि हमने देखा कि अलग अलग राज्यों में जहां भी चुनाव हुए हैं सनातन का मुद्दा तो चला है, लेकिन वहीं बिहार का अगर आप जिक्र करेंगे तो बहुत ज्यादा फैक्टर सनातन का नहीं था। वहां पर जो ज्यादा फैक्टर एक्टिव नजर आया वो नीतीश कुमार का नजर आया, बीजेपी के कमबैक को लेकर के नजर आया। अब बंगाल में जो इस समय स्थिति बनी हुई है और देखते हुए कि अगले साल चुनाव होने हैं, लेकिन बीजेपी कोशिश पिछले 2 सालों से कर रही है बंगाल के लिए, ऐसे में सनातन का मुद्दा क्या बंगाल में ओवरऑल चल पाएगा? क्या इससे वाकई बीजेपी को फायदा वहां हो सकता है, खासतौर पर सोमनाथ जैसा मुद्दे उठाकर? और देखिए, सोमनाथ का मुद्दा निश्चित से भावनात्मक मुद्दा तो है, लेकिन भावनात्मक मुद्दे से कई जगहों पर ये चलता है, कई जगहों पर नहीं चलता है। और आपने देखा होगा कि जब 2024 का चुनाव चल रहा था उससे पहले भी उद्घाटन राम मंदिर का कर दिया गया, लेकिन वहां पर समीकरण चला नहीं। कारण उसका ये रहा कि विपक्ष ने कहीं ना कहीं जो संविधान का मामला था वो लेकर के आ गई। आरक्षण का मुद्दा उन्होंने उठा दिया कि अगर बीजेपी आएगी तो फिर जो ओबीसी आरक्षण या ST/ST आरक्षण है उस पर भी कहीं ना कहीं निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो कभी कभी चीजें होती है, अगर ओवरफ्लो होती है तो फिर लोगों को समझ में नहीं आता। वैसे भी एक तरफ गुजरात जो पश्चिम तट का इलाका है, तरफ बंगाल जो पूर्वी भारत का पूर्वी अंग है, वहां तक ये कितना मामला पहुंचेगा निश्चित से आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन कोशिश बीजेपी की जरूर जारी है कि सनातन के समेत पर अपने आप को
सवार करके बंगाल का फतह किया जा सके और कहीं ना कहीं जो कामाख्या कॉरिडोर रहा है उसके जरिए आसाम को भी साधने की कोशिश जारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात शिखा यही रही है कि जो बंगाल की पॉलिटिक्स रही है, आपने अगर देखा होगा तो कुछ दिन पहले ही वहां के बड़े नेता हैं दिलीप घोष, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यहाँ पर मंदिर मस्जिद का मसला बहुत ज्यादा चलता नहीं है, यहाँ पर रोजगार की बात चल सकती है। और जिस तरह से अमित शाह कुछ दिन पहले जब पश्चिम बंगाल गए थे, उन्होंने कहा कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल की जीडीपी रही है वो लगातार जिस तरह से घटी है और जिस तरह से पर कैपिटा इनकम जिससे घटा है वो निश्चित से ममता बनर्जी के शासनकाल में ज्यादा हुआ था। हालांकि इस मुद्दे को लेकर के कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा कि इसका मतलब कांग्रेस का शासन अच्छा था, जी। ये कड़ी निशाना साध दिया था। लेकिन कहते हैं कि राजनीति से कुछ भी संभव है और क्योंकि ऐसे माहौल में जबकि रोहिंग्या का मामला बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, कहीं ना कहीं बीजेपी उसको भुनाने की जी। कोशिश कर रही है और लगातार सोमनाथ मंदिर को हाईलाइट किया जा रहा है। जी। चलिए ठीक है अक्षय, बहुत शुक्रिया इस पूरे विश्लेषण के लिए।